आज का टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ या जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आय या जीडीपी के नाम से भी जाते हैं या कुल उत्पादन भी कहते हैं, आउटपुट भी कहते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा अर्थ है जब हम रियल जीडीपी में परिवर्तन देखते हैं और वृद्धि देखते हैं, सकारात्मक परिवर्तन देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी जब भी किसी अर्थव्यवस्था की बढ़ेगी या इंक्रीज होगी तो उसका सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पर्यावरण पे या एनवायरनमेंट पे। तो हम कुछ पॉइंट स्टडी करेंगे दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट of economic growth on environment. Economic growth means an increase in real output or real GDP. राष्ट्रीय आय में अगर निरंतर वृद्धि हो रही है तो उसको हम कहेंगे आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास भी कहा जाता है कभी कभी। तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या अर्थ है। इसका असर या इसका जो प्रभाव है वो हमेशा पर्यावरण पे पड़ता है। कैसा पड़ता है? ज़्यादातर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उसी चीज़ को हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे विश्व की कोई भी अर्थव्यवस्था आर्थिक वृद्धि की ओर अग्रसर करती है वैसे वैसे पर्यावरण पर उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है और कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज हैं जो इमर्ज होते हैं या निकल कर बाहर आते हैं। तो इस चीज़ को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देयरफॉर विद increased output and consumption we are likely to see costs imposed on the environment। जैसे जैसे उपभोग बढ़ेगा वैसे वैसे पर्यावरण को जो क्षति होगी उसमें भी एक वृद्धि देखने को मिलेगी। द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ includes the increased consumption of non-renewable resources। ये एक important point है। Higher levels of pollution, global warming and the potential loss of environmental habitats। पहला पॉइंट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेस में क्या फ़र्क है, इसे हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब जिन्हें रिन्यू किया जा सके या कम समय अंतराल में जिन्हें फिर से हम प्राप्त कर पाएँ, जैसे कि सोलर एनर्जी है या टाइडल एनर्जी है या न्यूक्लियर एनर्जी है जो इजीली अवेलेबल है और वो हम उसे अगर लगातार भी इस्तेमाल करें तो वो ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, जैसे कोल है, पेट्रोल है, ऑयल है। तो ये सब बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है इनका फॉर्मेशन होता है, ये बनते हैं। और अगर हम इसका इस्तेमाल जो है बहुत तेज़ी से कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे आउटपुट या इकोनॉमिक प्रोडक्शन जो है उसमें वृद्धि आएगी वैसे वैसे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या कोल है, ऑयल है, पेट्रोल है, उसका इस्तेमाल भी उतनी तेज़ी से बढ़ेगा और ये सब नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का क्या अर्थ है कि बहुत ज़्यादा समय लगता है इनको फिर से प्राप्त करने में या इनका फिर से आप कह सकते हैं फॉर्मेशन होने में, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स है, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है ये बनते हैं। और अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं और ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं तो इनको फिर से प्राप्त करना जो है बहुत मुश्किल होगा। तो जैसे जैसे उपभोग बढ़ता है, क्योंकि जितना भी उत्पादन होता है उसमें बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी लगता है, कोल लगता है, पेट्रोल लगता है, ट्रांसपोर्टेशन में ऑयल यूज़ होता है, तो ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। जैसे जैसे उपभोग बढ़ेगा वैसे वैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। दूसरी ओर ये तो बात होगी हमारे रिसोर्सेज की या संसाधनों की कि अगर इसमें कमी आने लगेगी तो आगे चल के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती या समस्या आ सकती है कि किस प्रकार से हम इकोनॉमिक ग्रोथ या आउटपुट या उत्पादन कैसे करेंगे अगर हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए। दूसरी ओर जो इम्पैक्ट हम एनवायरनमेंट पे डालते हैं वो है पॉल्यूशन के रूप में या प्रदूषण के रूप में, कि जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते हैं वैसे ही ज़्यादा वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, जो एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन का कारण बनता है।
इसी के साथ एक और समस्या है, जो समस्या सिर्फ किसी एक क्षेत्र के लिए या किसी देश के लिए सीमित ना होकर पूरे विश्व की समस्या है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से, औद्योगिकरण के बाद से, जैसे जैसे उत्पादन ज़्यादा होने लगा, उसी के साथ साथ कोल का इस्तेमाल भी ज़्यादा हुआ इंडस्ट्रीज़ में, जिसकी वजह से CO2 एमिशन जो है, या ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, जो भी गाड़ी आप देखते इस्तेमाल होता है सड़कों पे, उससे भी CO2 एमिशन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन होने की वजह से ये ग्रीन हाउस गैस है, निरंतर जो है वो तापमान में वृद्धि देखने को आपको मिल सकती है। तो ये किसी एक क्षेत्र से, किसी एक देश से सीमित ना होकर जब तापमान में वृद्धि आती है तो ये पूरे विश्व के लिए लागू होता है। तो इसीलिए इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज की एक बहुत ही प्रमुख समस्या है। एक और समस्या जो है, जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, या जो अलग जनजाति है, या जो अलग स्पीशीज हैं, उन पे जो प्रभाव देखने को मिलता है। अक्सर हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि IUCN के अकॉर्डिंग कोई एक स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड हो गई, या वल्नरेबल हो गई, या ख़त्म होने वाली है। तो ये जो प्रभाव हम देखते हैं, या सी में हम देखते हैं कि फ़िश का जो अमाउंट है, लेवल ऑफ फिश, वो कम होते जा रहे हैं, या उनकी मृत्यु दर जो है वो बढ़ रही है, चाहे वो ऑयल स्पिल की वजह से हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो। तो अलग जो स्पीशीज़ हैं अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, उन पे जो असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, वो बायोडाइवर्सिटी लॉस को दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जो कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ उत्पन्न होती हैं और पर्यावरण पर एक नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसमें आप एक ग्राफ देख सकते हैं स्लाइड में, जो कि ये दर्शा रहा है कि परंपरागत रूप से या क्लासिकली किस तरीके से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, या जो पहले के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने किस प्रकार से एक क्लासिकल से नहीं, जितने भी एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट थे, जो सबसे पहला व्यू पॉइंट था, या सबसे पहले की जो विचारधारा उभर के सामने आई थी जब हम आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण की बात साथ साथ करते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। ये जो आप कर्व देख रहे हैं, इसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। कि प्रोडक्शन करने की पॉसिबिलिटी क्या है अगर हम सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं और किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करते हैं। इसको क्लासिक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आप कह सकते हैं सबसे स्टार्टिंग में जब इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरनमेंट को जोड़ा गया, आर्थिक विकास को और पर्यावरण पे पड़ने वाले प्रभाव को जोड़ा गया, तो वो कुछ इस प्रकार से जोड़ा गया कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि कंजम्पशन जो है वो 100 है, और एनवायरनमेंट एक्स एक्सिस पे आपका एनवायरनमेंट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से दर्शाया गया है। एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए जो इंडिकेटर लिया गया है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसमें कि कोल आता है, पेट्रोल आता है, ऑयल आता है, फॉसिल फ्यूल्स आप कह सकते हैं, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है वो बनते हैं और उन्हें कम समय अंतराल में प्राप्त करना आसान नहीं है। तो एक बार अगर वो खत्म होंगे तो आप मान लीजिए कि दोबारा उन्हें प्राप्त करने में हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि वो खत्म हो सकते हैं, उनके खत्म होने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा है। तो अगर 100 इकाई हम उपभोग कर रहे हैं किसी भी वस्तु का, तो उसके लिए जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हमारे पास बच जाते हैं वो है 300 यूनिट्स। ये हाइपोथेटिकली ऐसे बनाया गया है। अगर 180 यूनिट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स हम कंज्यूम करते हैं, 180 इकाई का हम उपभोग करते हैं किसी वस्तु का, तो हमारे पास 180 इकाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो बच जाएंगे। तो ये क्या दर्शाता है कि जैसे जैसे उपभोग की मात्रा बढ़ रही है अर्थव्यवस्था में, वैसे वैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो उनमें कमी आ रही है। तो ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दिखाता है कि एक तरफ जहां हम उपभोग को बढ़ाएंगे, उपभोग को बढ़ाने का सीधा मतलब ये है कि वाई एक्सिस में हम GDP को दर्शा रहे हैं,
या इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को या आर्थिक वृद्धि को जो है हम वाई एक्सिस पे दर्शा रहे हैं, जिसके लिए हमने जो इंडिकेटर लिया है वो है कंज्यूमर गुड्स। तो जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि होगी, उपभोग की मात्रा बढ़ेगी, वैसे वैसे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसमें एक कमी देखने को मिल सकती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दर्शाते हैं कि एक तरफ जहां हमें फायदा हो रहा है, दूसरी ओर हमारा संसाधन जो है जिसपे हम निर्भर हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उसमें कमी आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि आगे हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बिना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कैसे मेंटेन करेंगे, अगर हम उसका कोई सब्स्टिट्यूट या उसके बदले हम कोई सोल्यूशन लेकर नहीं आते कि हम किस प्रकार के रिसोर्सेज का यूज करेंगे। ये ट्रेड ऑफ को भी दर्शाता है, जैसे कि यहाँ लिखा है क्लासिक ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है? जब हम ट्रेड की बात करते हैं, हम व्यापार की बात करते हैं, यहाँ ट्रेड ऑफ का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं कि कैसे उपभोग की मात्रा बढ़ाने से हमें एक ट्रेड ऑफ करना पड़ रहा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ। हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बदले उसमें कमी लाकर उपभोग की मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं, इसलिए इसे ट्रेड ऑफ कहा गया है। इसे ट्रेड ऑफ बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेज कहा गया है। आर्थिक वृद्धि और पर्यावरणीय संसाधनों के बीच का एक ट्रेड ऑफ माना गया है, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो पर्यावरण पे पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाते हैं, उनमें आने वाली कमी जो दर्शाती है कि पर्यावरण में संसाधनों की कमी हो रही है। और कंज्यूमर गुड्स जो हैं वो दर्शाते हैं कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जो कंजम्पशन है, एग्रीगेट डिमांड है, उसके बढ़ने से जो कुल उपभोग है उसमें वृद्धि आ रही है। तो जो सबसे पहले की विचारधारा थी, जो हम बात करते थे आर्थिक वृद्धि का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, तो वो इकोनॉमिक सेंस में था कि अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कम होंगे तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क या चैलेंज ये होगा कि हम बिना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हम इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे कैसे लेकर जाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे उभर के सामने आया। The pace of global economic growth in the past century has led to, पिछले कुछ दशकों में जिस गति से आर्थिक वृद्धि हुई है, जिस तेजी से आर्थिक वृद्धि हुई है, उसकी वजह से कुछ प्रमुख प्रभाव जो कि पर्यावरण पर पड़े हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज अ डिक्लाइन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस सच एज फॉरेस्ट। हमेशा सुनते हैं कि फॉरेस्ट कवर कम हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। डिफॉरेस्टेशन के कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड के बढ़ने की वजह से, वुड की डिमांड बढ़ने की वजह से, लकड़ियों की डिमांड बढ़ने की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। तो पहला जो इम्पैक्ट है वो हम कह रहे हैं कि पड़ता है फॉरेस्ट कवर पे। फॉरेस्ट कवर अगर कम होंगे तो ये फिर से क्लाइमेट चेंज को भी प्रभावित करेगा। यहाँ पे एक डुअल इम्पैक्ट है कि क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग जो है वो फॉरेस्ट कवर पे इम्पैक्ट डालता है, और फॉरेस्ट कवर में अगर कमी आ रही है तो वो सीजन के पैटर्न्स पे कि कितनी बारिश होगी, गर्मी में कितनी गर्मी होगी, इस सब पे भी प्रभाव डालता है। तो ये डुअल है कि क्लाइमेट चेंज का असर फॉरेस्ट कवर पे देखने को मिलता है, और फॉरेस्ट कवर में अगर कमी आती है तो उसका प्रभाव जो है वो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज पे देखने को मिलेगा। द सेकेंड इज अ डिक्लाइन इन सोर्सेस ऑफ ऑयल, कोल, गैस, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये सारे जो हैं इन्हें कहा जाता है फॉसिल फ्यूल्स, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद इनका फॉर्मेशन होता है, और ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल माना जाता है कि हम दोबारा इनको कम समय अवधि में प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए इनकी खत्म होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ फिशिंग स्टॉक्स ड्यू टू ओवर फिशिंग। ओवर फिशिंग जो है वो दिखाता है बढ़ती हुई कंजम्पशन को या ओवर कंजम्पशन को।
इसके दो रीजंस हो सकते हैं, एक तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन और दूसरा इंक्रीज इन इनकम ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप पीपल। अगर हम भारत का ही उदाहरण ले तो पिछले कुछ वर्षों में या एक दशक में आप देख सकते हैं जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसकी इनकम में लगातार वृद्धि आई है, और दूसरी ओर जो है हम देख सकते हैं विश्व में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से हम ओवर कंजम्पशन को देख सकते हैं, उपभोग में बहुत ज़्यादा वृद्धि को देख सकते हैं। इसकी वजह से ओवर फिशिंग होने की वजह से, बहुत ज़्यादा मछलियों को पकड़ने की वजह से देख सकते हैं जो फिश स्टॉक है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है या डिप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, डैमेज टू नेचुरल रिसोर्सेज हैज लेड टू स्पीशीज एक्सटिंक्शन। यहाँ पे अक्सर हम सुनते हैं कि IUCN के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्पीशीज जो हैं उनको एंडेंजर्ड या वल्नरेबल घोषित कर दिया जाता है कि अब वो कुछ दिन में हो सकता है खत्म हो जाए। ये सारे जो इम्पैक्ट्स हैं वो किसकी वजह से हैं? इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, और अब डायरेक्टली कह सकते हैं अगर इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे स्पीशीज के लिए जो क्लाइमेट है वो फेवरेबल नहीं रह रहा है, और उनके खत्म होने की या पूरी तरीके से विलुप्त हो जाने की जो संभावना है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन या प्रदूषण जो है वो आपको एयर पोल्यूशन के रूप में देखने को मिल सकता है, सॉइल पोल्यूशन के रूप में देखने को मिल सकता है, या तो वाटर पोल्यूशन के रूप में देखने को मिल सकता है। जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, कंजम्पशन या उपभोग के साथ जो वस्तुएं हम उपभोग करते हैं उसके बाद उनका जो रिमेन होता है वो वेस्ट के फॉर्म में होता है, या तो वो सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में होता है, या तो वो टॉक्सिक लिक्विड के फॉर्म में होता है, या तो वो किसी प्रकार के गैस को रिलीज करता है प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो कि एयर पोल्यूशन के रूप में देखा जा सकता है। तो प्रदूषण जो है वो है एज अ रेसिडुअल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, किसी चीज़ का उत्पादन होगा, तो उसका जो वेस्ट है वो या तो एयर में जाएगा, या तो सॉइल में जाएगा, या तो वाटर में जाएगा। तो प्रदूषण जो है आप कह सकते हैं दैट इज द रेसिडुअल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। हम बात कर रहे थे कि जब हम पर्यावरण में होने वाली क्षति की या पर्यावरण पे पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो सिर्फ ये किसी एक देश, किसी एक क्षेत्र के साथ सीमित नहीं है, क्योंकि जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं जो कि अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर पे जाते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक वहाँ पे बने रहते हैं, जिसमें एक बहुत प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कोल से और पेट्रोल के बर्निंग से रिलीज होता है। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, औद्योगिकरण के बाद बहुत ज़्यादा स्तर पे उत्पादन होने लगा फैक्ट्रीज में, वहाँ पे जो इंजिन्स चली, फैक्ट्रीज में प्लांट्स चले, उनसे जब कोल यूज़ करके, पेट्रोल यूज़ करके उन मशीनरीज को चलाया गया तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। दूसरी तरफ जितना ही ज़्यादा यातायात बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोल का, कोल का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है जो रिलीज हुई वो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर पे इंक्रीज हो गई। क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस है तो ये क्या करते हैं, सन के जो लाइट है उसको, उसकी हीट को ट्रैप करते हैं, और उसकी वजह से जो तापमान है उसमें निरंतर जो है वो वृद्धि देखने को मिली। इसकी वजह से ये भी प्रेडिक्शंस हुए हैं कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस एक्स्ट्रा टेम्परेचर राइज हो गया ओवरऑल, तो जितने भी कोस्टल एरियाज हैं या समुद्र तटीय इलाके हैं उन सब के डूबने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये एक इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज ये दर्शाता है कि कैसे आर्थिक वृद्धि की वजह से, उत्पादन की गतिविधियों की वजह से, ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से, ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होने की वजह से कैसे हमारा जो पूरा क्लाइमेट है, जो हमारा सीजनल पैटर्न है, जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है समर्स का, वो पूरी तरीके से बदल गया है। जो रेन का पैटर्न है वो सब बदल चुका है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो पूरे क्लाइमेट में होने वाले एक लंबे अंतराल में परमानेंट डैमेज को या परमानेंट चेंज को शो करता है, और उसका एक जो प्रमुख
आप कह सकते हैं इंडिकेटर है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। इसके अलावा जो हम बायोडाइवर्सिटी लॉस देखते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन देखते हैं, हम सुनते हैं कभी जंगलों में अपने आप आग लग गई, फॉरेस्ट फायर की बात सुनते हैं अपने देशों में विदेशों में। ये सब जो है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज जो है उसका सबसे बड़ा कारण माना गया है ग्लोबल वार्मिंग को, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहे हैं, और जो कि औद्योगिकरण के बाद से CO2 एमिशन का जो रिलीज है एटमॉस्फेयर में, उसकी मात्रा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। पॉल्यूशन की अगर बात करें तो इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो कि कोल, पेट्रोलियम की जिसमें आते हैं फॉसिल फ्यूल्स, कैन लीड टू इमीडिएट प्रॉब्लम सच एज पुअर क्वालिटी एंड सूट। जब अदर गैसेस के साथ या डस्ट के साथ हम बात करते हैं कि गैस जो है उनका जो एक हम कॉम्बिनेशन देखते हैं उसको हम कहते हैं स्मॉग। तो लंदन में 1950s का जो स्मॉग्स है वो बहुत फेमस है, कि कैसे पहली बार ये पाया गया कि ये प्रदूषण की वजह से, गैस की रिलीज होने की वजह से, डस्ट की वजह से ऐसा स्मॉग क्रिएट हुआ कि कुछ भी विजिबल नहीं था, विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई थी। तो पॉल्यूशन का जो सबसे इमीडिएट आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं प्रभाव, वो है एयर क्वालिटी में। जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियां होती हैं रास्ते में, जो जो एयर क्वालिटी होती है जो हम इनहेल करते हैं, वो हम क्विकली ये जान पाते हैं कि हाँ ये जो एयर है ये पोल्यूटेड एयर है। तो एयर पोल्यूशन वो इंडिकेटर है जो सबको महसूस होता है, और जो बहुत ज़्यादा हमें हमेशा दिखता है या आम जिंदगी में हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो पोल्यूशन, जब वाटर पोल्यूशन होता है या सॉइल पोल्यूशन होता है, उसका इफेक्ट जो है बहुत टाइम पीरियड लगता है, बहुत समय अंतराल के बाद हमको महसूस होता है। लेकिन जो एयर पोल्यूशन होता है या वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है जो कि एयर के फॉर्म में है, वो हमें इमीडिएटली समझ में आता है कि हाँ एयर जो है वो पोल्यूटेड है। लेस विजिबल मोर डिफ्यूज पोल्यूशन, जब पोल्यूशन जो है वो डायरेक्ट है या एयर पोल्यूशन है, तो उस पर जो पॉलिसी मेकिंग होती है, नीतियों का निर्माण होता है, वो ज़्यादा क्विकली होता है, क्योंकि वो ज़्यादा विजिबल है इन द सेंस कि वो ज़्यादा हम उसको महसूस कर सकते हैं और हमें उसका इम्पैक्ट जो है वो क्विकली देखने को मिलता है। लेकिन लेस विजिबल पोल्यूशन जो है स्मॉग के रूप में, या CO2 एमिशन हमें नहीं दिख रहा। ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है हमें ये दिख नहीं रहा है। ग्लोबल वार्मिंग तुरंत एक दिन में नहीं हो रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है, क्योंकि वो एक लंबे समय अंतराल के बाद देखने को मिलेगा उसका प्रभाव, और हम इमीडिएटली उसका कोई भी प्रभाव अपनी ज़िंदगी पे महसूस नहीं करते, इसलिए उससे रिलेटेड जो नीतियों का निर्माण होता है, जो पॉलिसी मेकिंग होती है, वो कभी भी बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होती, क्योंकि CO2 एमिशन जो है वो लंबे अंतराल के बाद पर्यावरण पे पड़ने वाली लागत या पर्यावरण पे पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। तो उससे बनने वाली नीतियां जो हैं वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती अपेक्षाकृत उन पर्यावरण में पड़ने वाले प्रभाव के, जो कि ज़्यादा हमें प्रभावित करते हैं, जैसा कि हम एयर पोल्यूशन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि प्रदूषण या पोल्यूशन या पर्यावरण पे पड़ने वाला प्रभाव जो है, अगर वो शॉर्ट रन में हमें दिखता है, हम पे शॉर्ट रन पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो कारगर नीतियों का निर्माण होता है। लेकिन अगर लंबे समय अंतराल के बाद उसका प्रभाव पड़ता है और तुरंत हम उसका कोई प्रभाव महसूस नहीं करते, तो उससे जुड़ी हुई जो नीतियाँ बनती है वो ज़्यादा कारगर नीतियों का निर्माण नहीं हो पाता। यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हैं जिसमें विश्व स्तर पर CO2 एमिशंस पर कैपिटा की बात की गई है, कि जितना भी CO2 एमिशन जो है वो विश्व में हो रहा है, उसके विश्व की पूरी जनसंख्या के साथ उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो प्रति व्यक्ति CO2 एमिशन को ये दर्शा रहा है ये ग्राफ, और 1960 से लेके 2014 का जो टाइम पीरियड है उसके लिए ग्राफ जो है बनाया गया है। ये पूरे विश्व के CO2 एमिशंस को दर्शाता है, और प्रति व्यक्ति
कितना CO2 एमिशन कर रहा है, उसके लिए टोटल CO2 एमिशन को टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड के साथ डिवाइड कर दिया गया है। ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 1960 से लेकर लगभग 1978 तक CO2 एमिशन जो है उसमें लगातार आप वृद्धि देख सकते हैं प्रति व्यक्ति CO2 एमिशंस में। और उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया है इन 1982। 1982 के बाद 1986 तक फिर से आप देख सकते हैं कि एक अपवर्ड ट्रेंड है। फिर थोड़ा सा डाउनफॉल आया है 1992 तक, फिर उसके बाद स्टेबल रहा है लगभग 2002 तक। और 2002 के अराउंड यहाँ पे 2002 के बाद से आप देख सकते हैं निरंतर एक वृद्धि हुई है 2010 तक, और 2010 के बाद ये एक स्टेबल ट्रेंड को फॉलो करता है। लेकिन अगर आप 1960 के लेवल से इसको कंपेयर करें, जब CO2 एमिशंस को मेट्रिक टन्स पर कैपिटा लिया गया, ये 3 पे था, और जब हम 2012 या 14 की बात करते हैं, 14-15 की, तो ये 3 से 5 तक पहुंच गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग दुगना जो है हमने देखा CO2 एमिशंस पर कैपिटा जो है उसमें वृद्धि आ गई, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट। अगर हम 3 से 5 पॉइंट तक जा रहे हैं, CO2 एमिशंस मेट्रिक टन्स में यहाँ मेजर किया गया है, 3 यूनिट्स अगर हम 5 यूनिट्स तक जा रहे हैं, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट राइज को दर्शाता है। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ CO2 एमिशंस पर कैपिटा। और इसका जो प्रमुख कारण था वो क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। इसी ग्राफ को हमने फिर से राइट हैंड साइड पे लिया है, और ये जो ग्राफ है इट शोज CO2 emissions per capita. It shows a 66% rise in per capita pollution between 1960 and 2014. 1916 से 2014 तक जो पर कैपिटा पोल्यूशन है उसमें कितनी बढ़ोतरी आई है? 66%, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। द टोटल एमिशंस आर ऑल्सो हायर बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। हमने आपको बताया था कि एक रीजन तो ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन व औद्योगिकरण, व उसके साथ साथ जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से और ज़्यादा उत्पादन हुआ। और ये भी एक बहुत प्रमुख कारण है जनसंख्या, जिसकी वजह से CO2 एमिशंस पर कैपिटा में आप इतनी ज़्यादा वृद्धि 1960 से लेकर 2014 तक देख सकते हैं। और अभी की भी अगर बात करें तो CO2 एमिशन जो है वो डेवलप या विकसित देशों की अपेक्षा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या विकासशील देश हैं लाइक इंडिया, चाइना, इनमें बहुत ज़्यादा CO2 एमिशंस देखने को मिलता है, क्योंकि हम जो है अब ज़्यादा विकास के पथ पे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारा GDP जो है वो बहुत ज़्यादा हमेशा रहा है, तो उसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, चाइना, वहाँ का CO2 एमिशन अगर आप देखेंगे तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की अपेक्षा अब देखने को ज़्यादा मिलता है। Damage to nature. Air, land, water pollution causes health problems and can damage the productivity of land and seas. जब हम pollution की बात करते हैं, एयर की, लैंड की, या सॉइल भी कहते हैं कभी कभी, लैंड या सॉइल या वाटर पोल्यूशन की, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स या स्वास्थ्य के लिए तो आप कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव डालती है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो उत्पादकता है सी की, जिसे हम कहते हैं फिशिंग स्टॉक कम हो रहा है, या लैंड की या सॉइल इरोजन की हम बात करते हैं, तो उत्पादकता जो है ये सॉइल की और सी की उसमें भी कमी लेकर आता है। ग्लोबल वार्मिंग एंड वॉलेटाइल वेदर। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ हम देख सकते हैं कि जो वेदर पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। कभी कभी हम देख सकते हैं कि रेनी सीजन जो हैं वो सही प्रकार से मानसून्स नहीं आते, कभी ज़्यादा आते, कभी कम आते, कभी बिन मौसम जो है हम देखते हैं कि रेन हो रहा है, बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो यहाँ पे ये डिस्कस किया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू राइजिंग सी लेवल्स, वॉलेटाइल वेदर पैटर्न्स कुड कॉज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉस्ट। जैसा कि अभी हमने कहा फार्मर्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, या उनके उत्पादन पे, जो कृषि क्षेत्र में उत्पादित वस्तुएं हैं, अगर वेदर पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है तो ये एक प्रकार की जो आर्थिक क्षति है या लागत है उसको भी दर्शा सकता है।
अगर बहुत ज़्यादा वेदर पैटर्न जो है उनमें चेंज आ रहा है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हमारे प्राइमरी सेक्टर पे पड़ता है, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है वेदर पे। सॉइल इरोजन की अगर बात करें तो यहाँ पे डिफोरेस्टेशन की बात की जाती है। जैसे ही जैसे ज़्यादा डिफोरेस्टेशन होगा, वैसे अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आती है फ्लड के रूप में, तो बहुत ज़्यादा जो फर्टाइल सॉइल है वो धुल जाएगा या वॉश्ड अवे हो जाएगा, और उसकी वजह से सॉइल इरोजन की वजह से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है सॉइल क्वालिटी पे, फर्टिलिटी पे, और सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो सकती है, और कृषि क्षेत्र में हम जो प्रोडक्शन है उसमें कमी देखने को मिल सकती है। डिफॉरेस्टेशन रिजल्टिंग फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट डैमेजेस सॉइल एंड मेक्स एरिया मोर प्रोन टू ड्रॉट, और इसकी वजह से सूखा पड़ने की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्ग टर्म टॉक्सिन्स। इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट्स लॉन्ग टर्म वेस्ट एंड टॉक्सिन्स। इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि की वजह से ऐसे बहुत सारे वेस्ट क्रिएट होते हैं जो कि बहुत लंबे समय काल तक वातावरण पे बने रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात करें या प्लास्टिक्स की बात करें, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो अपने आप जो है वो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होते, वो वैसे ही बने रहते हैं। उनका कंपोजिशन ऐसा होता है कि वो जैसे बने हैं वैसे ही बने रहते हैं और वो डिकम्पोज नहीं होते। तो उनकी वजह से ये जो है बहुत लंबे समय तक या हमेशा के लिए ऐसे ही बराबर बने रहते हैं और प्रदूषण को बढ़ाते चले जाते हैं, विच मे हैव अननोन कॉन्सिक्वेंसेज। जिसका जो प्रभाव है लंबे समय पे क्या पड़ेगा, अभी तक उसका आंकलन सही तरीके से नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ हैज लेड टू इंक्रीज यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की जो बात है हमेशा की जाती है, क्योंकि प्लास्टिक का जो उपयोग है वो पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से बढ़ा है, और क्योंकि इसको प्रोड्यूस करना बहुत इजी है, चीप है, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन हुआ है। लेकिन ये डिकम्पोज नहीं होता सॉइल में, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आता है कि इसको किस प्रकार से डिस्पोज किया जाए, या इसको किस प्रकार से जब इसमें से वेस्ट निकल के आता है तो उसको किस प्रकार से डिस्पोज किया जाए कि वो प्रदूषण के रूप में उभर के सामने ना आए, और एक लंबे समय अंतराल पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी तक इसका जो आंकलन है वो भी सही प्रकार से नहीं किया गया है। विच व्हेन डिस्पोज्ड ऑफ डू नॉट डिग्रेड, so there is an ever increasing stock of plastic in the seas and environment which is both unsightly but also damaging to world life। इसका असर सिर्फ मानव जनजाति नहीं, जो अन्य पशुएं हैं और जो जानवर हैं या वाइल्ड लाइफ है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक अगर हम सी पे डिस्पोज करते हैं, समुद्र में लेकर फेंक देते हैं वेस्ट को, तो वो धीरे धीरे वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही हैं। अगर हम इसको सॉइल में डिस्पोज करते हैं तो धीरे धीरे उस वहाँ पे भी इसकी मात्रा जो है सॉइल में प्लास्टिक्स की बढ़ रही है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है या सॉइल के साथ कभी मिक्स नहीं होंगे, जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। अब तक हमने ये समझा कि पर्यावरण का जो प्रभाव है वो पर्यावरण पर जो प्रभाव है आर्थिक वृद्धि या विकास का वो कैसा पड़ता है, और कितना ही ये बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए कि जैसे जैसे हम अपना जीडीपी जो है वो उसको इंक्रीज कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो पर्यावरण पर पड़ रहा है प्रभाव उससे उभर के कौन कौन से चैलेंज हमारे सामने आ रहे हैं। तो पहला जो हमने चैलेंज समझा वो ये कि हमारी कंट्री को किस प्रकार से लॉस हो सकता है अगर प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, और उसका अगर स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा है, उसका अलग स्पीशीज पे प्रभाव पड़ रहा है। उसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि कैसे ये जो समस्या है पर्यावरण की, ये सिर्फ एक क्षेत्र, एक देश या अर्थव्यवस्था से तक सीमित ना रह के पूरे विश्व के लिए लागू होती है, और पूरे वर्ल्ड पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। CO2 एमिशन किसी भी कंट्री पे हो, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, क्लाइमेट चेंज के रूप में, जब ग्लेशियर्स टेम्परेचर इंक्रीज होंगे, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघलेंगे, मेल्ट होंगे, तो उसकी वजह से जो सी लेवल राइज होगा, समुद्र का जो आप कह सकते हैं लेवल है, स्तर है, जब उसमें वृद्धि आएगी उसकी वजह से जो तटीय इलाके हैं उनके डूबने की संभावना बढ़ जाएगी। एग्रीकल्चर पे इसका इम्पैक्ट दिख रहा है, तो ये पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या सॉल्यूशंस दिए गए हैं
पर्यावरण के प्रभाव को कम करने के लिए और आर्थिक वृद्धि के साथ कैसे पर्यावरण को संरक्षित हम कर सकते हैं, कैसे पर्यावरण पे पड़ने वाली क्षति को हम कम कर सकते हैं, कैसे पर्यावरण पे पड़ने वाले प्रभाव को हम कम कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट एनवायरमेंटल डैमेज। यहाँ पे ये भी चीज सामने आती है कि क्या आर्थिक वृद्धि होगी तो ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा संभव है कि पर्यावरण पे किसी प्रकार का डैमेज ही ना हो, किसी प्रकार की क्षति ना हो, क्या ये संभव है? इस पे भी बहुत ज्यादा विवाद चले हैं। दूसरी ओर ये कहते हैं कैसे इस क्षति को कम किया जाए, अगर प्रभाव पड़ रहा है तो कैसे फिर से संरक्षित किया जाए, कैसे और पेड़ लगाए जाएं, कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक अच्छा वातावरण, प्रदूषण मुक्त वातावरण और उनके लिए भी इतने संसाधन हम रखे जाएं कि वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाए, हम सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को खत्म ना कर दें और नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि सोलर एनर्जी के रूप में, विंड एनर्जी के रूप में, टाइडल एनर्जी के रूप में, उनको भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 जो है सॉल्यूशंस दिए गए हैं आपको एक फिगर के रूप में। पहला है शिफ्ट टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो पहला सॉल्यूशन दिया जाता है इस समस्या का वो है कि हम नॉन रिन्यूएबल कोल, ऑयल, पेट्रोलियम जो कि फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिनको कि हम कम समय अंतराल में दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, तो इनसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़े। हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए, अपनी आर्थिक गतिविधियों के लिए जो एनर्जी का यूज कर रहे हैं वो हम सोलर एनर्जी के रूप में, न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में या टाइडल एनर्जी के रूप में ज़्यादा करें। हम पेट्रोल की जगह बैटरी रन व्हीकल्स या इलेक्ट्रिसिटी से जो बैटरी चार्ज करते हैं उससे हम जो है गाड़ियों का इस्तेमाल करें सड़क पर, जिससे कि हम प्रदूषण को कम कर सकें। और दूसरी ओर हम अगर कोल का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, तो हम CO2 एमिशन को भी कम कर पाएंगे। तो पहला सोल्यूशन क्या है कि हम नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ आगे बढ़े। ये है पहला सोल्यूशन अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है या एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं। दूसरा है प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम्स, अवॉइड इकोसिस्टम्स बिकमिंग इररिपेरेबली डैमेज। जो भी है इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब हम पूरे पर्यावरण की बात करें जिसमें अलग अलग पशु पक्षियां रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, उन पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसको कम करने की कोशिश करें और उनको संरक्षित करने की कोशिश करें। हम पूरे इकोसिस्टम को संरक्षित करने की कोशिश करें क्योंकि हर एक जाति, जनजाति या जो मनुष्य है वो पूरी तरीके से पर्यावरण पर निर्भर है, चाहे वो संसाधन हो कोल के रूप में या वो पशु पक्षियां हो। तो ये पूरा चेन है। अगर बायोडाइवर्सिटी जो है या इकोसिस्टम जो है जिसमें अलग अलग तरीके के पशु पक्षियां हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं, तो उन सबको हम संरक्षित करने की कोशिश करें, उनको हेल्दी रखने की कोशिश करें। तीसरा जो है अवॉइड एक्सेस पोल्यूशन। जो अत्यधिक प्रदूषण देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे हम ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, ज़्यादा जो यातायात के जो साधन है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनकी जो दर है इस्तेमाल करने की दर वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके लिए हम ये कोशिश करें कि हम ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करें, जैसे कि अभी रिसेंटली पॉलिसी बनाई गई है कि जितने भी डीजल और पेट्रोल से चलने वाले गाड़ियां हैं या व्हीकल्स हैं उनको डिस्प्लेस करके हम बैटरी रन व्हीकल्स जो हैं उनको यूज़ करें ताकि प्रदूषण जो है उसको कम किया जा सके। ये एक पॉलिसी मेजर है, एक एग्जांपल है। इसी प्रकार से हम इस प्रकार के एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन जो है या प्रदूषण, जो ओवरऑल प्रदूषण है उसमें एक कमी लेकर आए। नेक्स्ट है टारगेट वेलफेयर नॉट GDP। कि जो जब हम नीतियों का निर्माण करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पहले 5 ईयर प्लान था, अभी नीति आयोग है, जिस प्रकार से हम प्लानिंग करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, वहाँ पे जो हमारा फोकस है, जो हमारा टारगेट है वो हमारा वेलफेयर पे होना चाहिए, कल्याण पे होना चाहिए, जन कल्याण पे होना चाहिए, पर्यावरण को संरक्षित करने पे होना चाहिए, ना कि सिर्फ GDP पे होना चाहिए और सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने की बात करनी चाहिए। तो ये भी एक सोल्यूशन है कि जो हमारा पॉलिसी है या जो हमारी प्लानिंग है अपने अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाने की, वो GDP ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, GDP बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो वेलफेयर बेस्ड होना चाहिए, वो जन कल्याण को उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए अपेक्षाकृत GDP को बढ़ाने के।
फाइनल जो सोल्यूशन है दैट इज इंटरजेनरेशनल डिसीजन, मेक इकोनॉमिक डिसीजंस बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसे आर्थिक डिसीजंस लिए जाएं, आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाए, ऐसी आर्थिक प्लानिंग की जाए कि जिसमें कि जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियां हैं, उन पे जो प्रभाव पड़ेगा, जो एक दीर्घकाल पे लॉन्ग टर्म पे जो प्रभाव पड़ेगा, उसको मद्देनजर रखते हुए डिसीजंस लिए जाएं, ताकि जो पर्यावरण पे पड़ने वाला प्रभाव है, और पर्यावरण पे जब प्रभाव पड़ेगा तो वो भी डुअल होगा। पर्यावरण पे प्रभाव पड़ने के बाद वो प्रभाव डालेगा हमारे आर्थिक वृद्धि या विकास पे एक दीर्घकाल में। तो इस सब को सोच समझ के ऐसे प्लानिंग करनी चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पे हमारी डिसीजंस का, हमारे आर्थिक वृद्धि का उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको सोच के अगर हम डिसीजंस लें तो फिर हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात कर सकते हैं। हम पर्यावरण को एक लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं, प्रदूषण मुक्त रख सकते हैं या प्रदूषण में कमी ला सकते हैं, और जो डेवलपमेंट है या जो विकास है, जो आर्थिक वृद्धि है, उसको हम सस्टेनेबल बना सकते हैं। सस्टेनेबल मतलब जो कि एक लंबे समय तक बना रहे और उसमें किसी प्रकार की कमी ना आए। तो ये सब डिस्कस आज हमने किया आज के लेक्चर में, कि जैसा कि आपका यूनिट 4 है जो कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की बात करता है कि कैसे आर्थिक वृद्धि या विकास के साथ पर्यावरण पे निरंतर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है डिबेट का कि किस प्रकार से इन दोनों चीज़ों को मेंटेन रखा जा सके। इसी चीज़ को आज हमने डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का, डेवलपमेंट का एनवायरमेंटल इश्यूज के साथ या एनवायरनमेंट पे जो इम्पैक्ट पड़ते हैं उनके साथ कैसा संपर्क है। तो आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करेंगे एक क्वेश्चन के साथ जो कि डिबेटेबल है, जो हमेशा विवादों से घिरा रहा है आज भी। जब से पर्यावरण पे पड़ने वाले प्रभाव को समझा गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से, बहुत सारे देशों में इसके लिए प्रोटेस्ट हुए। ज़्यादातर जो कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया मास लेवल पे कि कैसे पर्यावरण पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है औद्योगिकरण का, और इसके लिए पॉलिसी सॉल्यूशंस आने चाहिए, ऐसे कारगर नीतियों का निर्माण होना चाहिए। उसी के साथ एक डिबेट का जो क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन ऑफ डिबेट, that is, does the current GDP based model of economic growth go hand in hand with rapid cutting of emissions? क्या मौजूदा जीडीपी आधारित आर्थिक विकास मॉडल के साथ साथ उत्सर्जन को कम करना संभव है? ये क्वेश्चन जो है आज भी उतना ही वैलिड है, उतना ही ज्यादा विवादित है कि क्या अगर हम जीडीपी बेस्ड मॉडल, क्योंकि हम सब इस चीज से अवगत हैं कि पूरे विश्व में जीडीपी जो है वो आधार है आर्थिक वृद्धि का, आर्थिक विकास का। तो अगर हम जीडीपी बेस्ड या जीडीपी आधारित आर्थिक विकास के मॉडल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या उसके साथ ये पॉसिबल है, ये संभव है कि हम उत्सर्जन या CO2 एमिशन को भी कम कर पाए? क्योंकि जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि होगी वैसे वैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ज्यादा यूज होंगे, वैसे वैसे उत्सर्जन की मात्रा या CO2 एमिशन में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन हमेशा पॉलिसी मेकर्स के सामने, एकेडमिशियंस के सामने, एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट के सामने, एनवायरमेंटलिस्ट के सामने आता है कि क्या ये पॉसिबल है। तो इस पे आप लोग विचार कीजिए और ज्यादा पढ़िए और इस पे अपने भी तर्क रखिए कि क्या ये दोनों पॉसिबल है, क्या जीडीपी ग्रोथ बेस्ड मॉडल के साथ CO2 एमिशन रिडक्शन पॉसिबल है। इसी के साथ आज का लेक्चर जो है हम एंड कर रहे हैं।